इसने क्वेश्चन पूछा है कि इज इज R2 a subspace of is R2 a subspace of R5। ठीक है, देखिए जैसे कि इसका जो आंसर होगा इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ पर क्या है कि देखिए सब स्पेस के लिए मैंने पहले बताया है कि पहला कंडीशन होना चाहिए, जैसे कि अगर कोई V ओवर F है और उसका एक सबसेट हो W, तो W पहला कंडीशन है कि वो सबसेट होना चाहिए। ठीक है, सबसेट मतलब कि W सबसेट ऑफ हो जाए V का, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग टू W फॉर ऑल ए बी इन फील्ड और अल्फा बीटा इन W। ठीक है, तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो सब स्पेस बन जाएगा। तो यहाँ पर R2 क्या है ना कि R2 का कोई भी जो एलिमेंट आप अगर यहाँ पर नोटिस करेंगे तो A कमा B टाइप का होगा और ए बी बिलोंग करेगा रियल में, इस टाइप से। लेकिन अगर R5 या जो भी हो, R3 भी हो सकता है। एक्चुअली यहाँ पर एक क्लियर शायद 3 है या 5 है, क्लियर नहीं हो रहा है। अगर 3 भी रहेगा तो भी मान लीजिए अगर हम इसे 5 ले लेते हैं तो इसमें ए बी सी डी ई इस टाइप का एलिमेंट होगा, और ए बी सी डी ई जो भी रहेगा ये सब के सब रियल के पार्ट होंगे। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि R2 इसका सबसेट नहीं है। हियर R2 इज नॉट सब स्पेस ऑफ सबसेट ऑफ R5 या R3 भी हो सकता है, कुछ भी जो भी बड़ा रहेगा, क्योंकि इसमें देखिए 5 टपल है, इसमें 5 है, इसमें 2 टपल है, तो हम नहीं कह सकते कि ये सबसेट होगा। सबसेट होने के लिए उसके एलिमेंट का टाइप सेम होना चाहिए और कुछ एडिशनल कंडीशन से कम अधिक होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि ये जो R2 है R5 का सब स्पेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहली प्रॉपर्टी कि W सबसेट हो जाए V का वही फेल कर रहा है, यानी कि हियर R2 इज नॉट सबसेट ऑफ R5, तो पहली प्रॉपर्टी फेल कर गया। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग चेक नहीं करेंगे, पहले से फेल हो गया। हैंस R2 इज नॉट सब स्पेस ऑफ R5। ठीक है, इस तरीके से काजल आपने पूछा हुआ था, तो समझ में आया कि नहीं आया समझ में? हाँ जी सर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है चंदन के द्वारा। तो इन्होंने बहुत ही मतलब सिंपल ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये दो क्वेश्चन पूछे हैं, तो पहले मैं दूसरा बताता हूँ। इसमें लिखा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इनका क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कुछ दिए गए हैं नीचे, फॉलोइंग इज आर वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस ओवर आर फील्ड ऑफ रियल नंबर, तो हम आर लिख दिए हैं। इसमें पहला जो लिखा गया है, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक आंसर होगा कि 2 होगा, क्योंकि विच यहाँ पर इज और ऑब्लिक आर दिए हुए हैं, तो इसके हिसाब से कह रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंस सीक्वेंस, सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंस सीक्वेंस। ठीक है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस बी दिया हुआ है। बी में पूछ रहा है सेट ऑफ ऑल डाइवर्जेंट, एक्चुअली इसमें रियल वर्ड भी यूज किया गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर सेट ऑफ ऑल रियल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस छोटा में लिख दिया। फिर दूसरा दिया गया है कि सेट ऑफ ऑल रियल डाइवर्जेंट सीक्वेंस, सेट ऑफ ऑल रियल डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है,
और सी में लिखा हुआ है कि सेट ऑफ रियल कन्वर्जेंट सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू टू, मतलब कि सेट ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेज कन्वर्जेस टू टू, टू पे जो कन्वर्ज करेगा। और एक और दिया हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि सेट ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेज, रियल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज, रियल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज converges to a rational number, converges to a rational number। ठीक है, तो ये चार दिए गए हैं, चारों को बताना है। इसमें चारों भी सही हो सकते हैं, एक सही, दो सही, तीन सही, कुछ भी हो सकता है। तो इसका सलूशन, इसका सलूशन हम देखते हैं। तो देखिए, इसका सलूशन जानने के लिए पहले देखिए, बाकी चीज़ें तो क्लियर है कि मतलब क्लियर होगा कि जो सेट ऑफ सीक्वेंसेज है, जैसे कि यहाँ पर वेक्टर स्पेस, एक सेकंड में कंफर्म कर लूँ कि जो पूछा जा रहा है वो क्या है। वेक्टर स्पेस ही पूछा जा रहा है कि वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं होगा। तो ज़रा बताइए कि सेट ऑफ ऑल रियल कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो ऐसे सोचिए कि अगर हम इस पहले ए पर अगर कंसीडर करें, तो सपोज कीजिए कि मैं दो सीक्वेंस ले रहा हूँ, एक ए एन है, ठीक है, एक ए एन है और दूसरा बी इक्वल टू बी एन। ठीक, ए भी कन्वर्ज कर रहा है, तो पर्टिकुलर किसी पॉइंट मान लीजिए कि कोई सपोज कीजिए अल्फ़ा पर कन्वर्ज कर रहा होगा, ए किसी बीटा पर कन्वर्ज कर रहा होगा। तो अगर हम इसको सम करें, ठीक है, खास कर यहाँ पर आपको यही देखना है, जब वेक्टर स्पेस की बात करेंगे तब तो हमें वेक्टर स्पेस के लिए दो प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन कर, मतलब ऑलरेडी ये डिफाइन होगा। यहाँ बीच में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्चुअली। अगर मैं इसको, लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है, तो मैं अगर बुक की हेल्प से डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे ही बता देते हैं। तो यहाँ से देखिए, ए एन अगर सपोज करिए कि अल्फ़ा पर कन्वर्ज कर रहा है, बी एन अगर बीटा पर कन्वर्ज कर रहा है, तो हमें वेक्टर स्पेस दिखाना है। तो वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर सेंस मतलब भले वेक्टर स्पेस का है लेकिन सब स्पेस की ही तरह ट्रीट होगा। तो चाहें तो आप फार्मूला अलग से लिख करके वैसा दिखा सकते हैं, नहीं तो फिर वेक्टर स्पेस ही दिखा दीजिए। तो चलिए वेक्टर स्पेस ही दिखाते हैं। एक्चुअली है क्या ना, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 बताया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज आर वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर। ठीक, तो एक्चुअली हम, हाँ हेलो, दिखाई दे रहा है? हेलो, ठीक है, ओके गुड। तो देखिए, ये हम डॉक्टर एपी सिंह की बुक फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर एपी सिंह की लीनियर अलजेब्रा, डॉक्टर एपी सिंह की लीनियर अलजेब्रा हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो एक्चुअली यहाँ पर जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात कर रहा है, तो ऊपर जो सीक्वेंस है डिफाइन किए हुए हैं कि सीक्वेंस का कैसे सम किया जाएगा, कैसे डिफरेंस किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बेस पर हम यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन किया ही होंगे, जिसके हिसाब से कि बिना डिफाइन किए तो बता नहीं सकते कि ये कैसे बनेगा, क्यों बनेगा। चल, वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेसेज है, तो इसमें प्लस बिना डिफाइन किए कैसे बता सकते हैं। एक्चुअली इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन इसके और पहले दिया गया होगा। तो आप समझ जाइए कि सीक्वेंस कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पर, इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर यहाँ पर ए की बात करें, तो अगर, एक सेकेंड, इतना लंबा कैसे हो गया।
सपोज कीजिए कि अगर मैं एक सीक्वेंस ले लूँ ए एन, ठीक है, ए एन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और बी एन ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ कोई सीक्वेंस बी, जो इस प्रकार से रहेगा बी एन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो ए प्लस बी इस टाइप से डिफाइन होगा कि ए एन प्लस बी एन और एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ए प्लस ए मतलब कि अगर हम कह रहे हैं कि एक ले लीजिए, सपोज कीजिए कि सेट ऑफ ऑल सेक्वेंसेज मान लीजिए कि सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज, ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज का मैं अगर सेट ले लूँ तो, और वो यस हो, ठीक है, तो एस में इस टाइप के सीक्वेंसेज लिए गए हैं, मतलब कोई भी सीक्वेंस आप ले लीजिए, ए इक्वल टू ए एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ख़ास इसमें बात हो कि ये कन्वर्जेंट हो किसी पर्टिकुलर मान लीजिए अल्फ़ा पर, ठीक है, इस टाइप से कन्वर्जेंट हो। तो हमें सभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस को चूज करना है। तो चूंकि ये यस सेट है, या इसी को हम भी नेम दे दें, तो भी प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बनाएगा, तो प्लस तो डिफाइन करना ही पड़ेगा, मतलब कि पहले से ही डिफाइन है, आप अंडरस्टूड इसे समझिए, मतलब मान के चलिए कि ऐसा ही डिफाइन होगा। जब अलग से डिफाइन करेगा तब सोचेंगे, अगर नहीं डिफाइन करेगा तो आप समझ लीजिए कि इसी टाइप से डिफाइन करेगा, कि सबके कंपोनेंट मतलब जो टर्म है टर्म वाइज ये ऐड हो जाएंगे। और दूसरा है कि एफ क्रॉस भी टू भी हमें सोचना है, तो एफ क्रॉस भी टू भी के केस में एफ यहाँ पर रियल नंबर है और भी यही दिया गया है, और यहाँ पर भी, तो इसमें एलिमेंट जो होगा ए एन होगा, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ए का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बन जाएगा इस प्रकार से, ए के साथ ए एन और एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इस प्रकार से। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन और इंटरनल कंपोजिशन, यहाँ पर इंटरनल कंपोजिशन है और यहाँ पर एक्सटर्नल कंपोजिशन है। ये दोनों कंपोजिशन पहले से पता है या अंडरस्टूड है, जब तक कि अलग से कुछ डिफाइन न किया जाए तब तक आप यही मान के चलिए कि सामान्य वाला ही होगा। तो इस स्थिति में हमें ऑब्जर्व करना है कि ये वेक्टर स्पेस बनाएगा कि नहीं, यही भी सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहला कि सेट ऑफ ऑल रियल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। तो ऐसा हमें सोचना है, तो बाकी प्रॉपर्टी तो आसानी से सेटिस्फाई कर जाएगा कि अगर ए एन कन्वर्जेंट है, बी एन कन्वर्जेंट है, दोनों का सम करेंगे तो कन्वर्जेंट ही होगा। तो यहाँ से ए एन प्लस बी एन यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि कह सकते हैं कि ए प्लस बी जो बनेगा, ठीक, ये तो जो भी होगा ये इसमें जाएगा ही, इस भी में जाएगा ही, ठीक है। इस प्रकार से ए एन यहाँ से n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, चूंकि ये देखिए रियल है, एक कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और रियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए एन, और एन टेन टू इन्फिनिटी करेंगे तो अगर सपोज करिए कि इफ़ यहाँ पर जैसा मैं सपोज किया हूँ कि इफ़ ए एन अल्फ़ा पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इस स्थिति में हम यहाँ से ए एन को कह सकते हैं कि ए एन ए अल्फ़ा पर कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो जितने भी ये ऑपरेशन लिए जा रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है कन्वर्जेंट, मतलब इसी सेट में जाएगा, इसलिए ये वेक्टर स्पेस होगा। एक्चुअली यहाँ पर इसे सब स्पेस पूछना चाहिए, ना कि वेक्टर स्पेस पूछना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर सब स्पेस है। मतलब कि एक आप सेट बनाइए, देखिए ये जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसे ऐसे डिफाइन करना चाहिए पहले, या पहले डिफाइन किए होंगे, सामने नहीं आ रहा है, कि एक सीक्वेंस बना दिए भी, इसमें कह दिए कि सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेज, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेज रियल सीक्वेंसेज, ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेज, इस टाइप से मान लीजिए बोल दिए, और यहाँ पर एक फील्ड ले लिए आर, ठीक। अब वही जो ए है, ए को ए एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, बी को बी एन, ये दो सीक्वेंस है। तो अब इसका हमें दो चीज़ें डिफाइन करना होगा, पहला प्लस डिफाइन करना होगा कि ए प्लस बी कैसे आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक, ए प्लस बी कैसे बन रहा है। तो ए प्लस बी डिफाइन करने के लिए आपको कंपोनेंट वाइज ऐड कर दीजिए, तो ए वन प्लस बी वन पहला, फिर ए टू प्लस बी टू दूसरा, ए एन प्लस
बी एन ऐसे बढ़ता चाहे, या फिर इसी को ऐसे भी लिख दीजिए ए एन प्लस बी एन समेसन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। और मल्टीप्लाई जो होता है डॉट प्रोडक्ट, उसके लिए एक ए ले लीजिए जो फील्ड का मेंबर हो, फील्ड यहाँ पर एफ रियल है, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ए एन का एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो ये टर्म हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर कोई एक अलग सा टर्म लेना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि मैं कोई के ले रहा हूँ, ठीक है, एक के ले रहा हूँ इस टाइप से। एक सेकेंड, ठीक, के एक एलिमेंट ले रहा हूँ, तो यहाँ पर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के अंदर चला जाएगा ए एन, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो एक्चुअली इसके रेस्पेक्ट में, इस प्लस और इस डॉट के रेस्पेक्ट में इसको ऑब्जर्व करेंगे तो वेक्टर स्पेस है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, ठीक। उसमें कन्वर्जेंट भी है, डाइवर्जेंट भी है, ऑसिलेटरी है, जो भी है सब के सब ये वेक्टर स्पेस है, ठीक। अब इसके बाद हमें इसका सब स्पेस के बारे में सोचना है। तो सब स्पेस के बारे में सोचने, ये सारे के सारे सब स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला करा सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो अगर हम सपोज कीजिए कि एक सीक्वेंस ए ले रहे हैं, ए एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कन्वर्जेंट है, दूसरा बी एन ले लिए एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कन्वर्जेंट है। तो फील्ड में से हम दो एलिमेंट पकड़ लिए, सपोज कीजिए कि एक एलिमेंट ए पकड़ लिए, एक बी पकड़ लिए, और एक फील्ड का मेंबर पकड़ लिए। फील्ड का मतलब यहाँ पर रियल नंबर है। तो अब हम अगर इसको ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से ए के साथ ए पहले में ऑपरेट कर देंगे, तो ए के साथ इस प्रकार से ए एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी प्लस बी इंटू बी एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब ए चूंकि अंदर चला जाएगा तो इन दोनों को एक साथ हम देखेंगे तो ए एन प्लस बी एन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। चूंकि ये सेपरेटली कन्वर्जेंट है, ए भी कन्वर्जेंट है, बोथ आर कन्वर्जेंट है। फर्स्ट के केस में हम सोच रहे हैं कि दोनों कन्वर्जेंट है, ए कोई फाइनाइट रियल नंबर होगा, बी भी फाइनाइट रियल नंबर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ए भी कन्वर्ज कर जाएगा, ए भी कन्वर्ज, तो ओवरऑल पूरा सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि पहला वेक्टर स्पेस बनाएगा, वेक्टर सब स्पेस, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है कि सेट ऑफ ऑल रियल डाइवर्जेंट सीक्वेंस, तो दो डाइवर्जेंट सीक्वेंस को सम करेंगे तो कन्वर्जेंट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूँ, सपोज कीजिए कि ए एन मैं सीक्वेंस इस तरीके से ले लेता हूँ। सपोज करिए ए एन है माइनस एन, ए कोई सीक्वेंस है, तो डाइवर्जेंट हो रहा है, ठीक है। डाइवर्जेंट हो रहा है मतलब ये माइनस इन्फिनिटी पर जा रहा है लेकिन डाइवर्जेंट हो रहा है। हम बी एन ले लिए, एन ले लिए, ए कन्वर्ज कर रहा है प्लस सॉरी ए भी डाइवर्जेंट है, दोनों इन्फिनिटी पर। ऐसा नहीं लिखा है कि सेम पे मतलब कि प्लस इन्फिनिटी पर ही डाइवर्जेंट हो, बस डाइवर्जेंट हो तो बस फाइनाइट ना हो, कहीं भी जाएगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब हम अगर ए एन और बी एन को सम कर दें तो जीरो देगा, इसके ईच टर्म एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी पर कोई भी टर्म पुट करेंगे तो ये कन्वर्ज करेगा जीरो पर, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये हो गया कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट होने से हम कह सकते हैं कि जो कलेक्शन ऑफ, ठीक है, हेंस कलेक्शन ऑफ ऑल डाइवर्जेंट सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म, डू नॉट फॉर्म, ठीक है, डू नॉट फॉर्म वेक्टर सब स्पेस, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि दो डाइवर्जेंट का सम नीड नॉट बी डाइवर्जेंट, एक कन्वर्जेंट हो जाएगा जो कि बाहर हो जाएगा। जब ये सिंपल सी प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई किया तो बाकी और भी प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं, ठीक है। इसी को आप ऐसे दिखा सकते हैं, ए एन प्लस बी एन भी दिखा सकते हैं, बी एन दिखा सकते हैं, लेकिन हम ए का वैल्यू 1 ले लिए और बी का भी वैल्यू 1 ले लिए तो ये हो गया ए एन प्लस बी एन हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि ए यहाँ पर हो चुका है, जैसा कि एग्जांपल लिया गया है कन्वर्जेंट, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डाइवर्जेंट नहीं होगा। और ऐसा करने से दूसरा वाला डाइवर्जेंट सब स्पेस नहीं बनाएगा। तीसरा में कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल रियल कन्वर्जेंट सीक्वेंस व्हिच कन्वर्जेस टू 2। तो जरा ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर सोच लीजिए कि अगर कुछ सीक्वेंसेज है एन 2 पे कन्वर्ज कर रहा है, बी एन भी 2 पे कन्वर्ज कर रहा है, एक हम ए लेना है और एक बी लेना है, तो ए एन प्लस बी एन, ये जो दिख रहा है, ठीक है,
1 टू इन्फिनिटी, ये कन्वर्स करना चाहिए 2 पर, लेकिन अब ए पर डिपेंड करेगा ना। ए का मान सपोज कि जब मैंने 1 पुट कर दिया, बी का मान 1 पुट कर दिया और मैं इसमें पुट कर दिया, तो ये क्या होगा, ए फाइनली 1 इंटू ए एन प्लस 1 इंटू बी एन, ए 2 पे जा रहा है प्लस ए भी 2 पे हो गया 4 पे। तो ए तो 4 पे कन्वर्ट कर गया, लेकिन ए से 2 पे कन्वर्ट करना चाहिए, तब जा करके सब स्पेस होगा, तो इसलिए ए नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए भी नहीं हो पाएगा। तीसरा है कि सेट ऑफ ऑल रियल कन्वर्जेंस सीक्वेंस व्हिच कन्वर्जेस टू ए रेशनल नंबर। ठीक है, आपको सीक्वेंस लेना है, ऐसा सीक्वेंस लेना है कि वो कन्वर्ज करे रेशनल नंबर पर। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, अगर मान लीजिए कि ए एन कोई सीक्वेंस है और एक कन्वर्ज करा रहे हैं रेशनल नंबर पर, मान लीजिए 1/2 पर, कोई भी रेशनल नंबर ले लेते हैं, ऐसे नंबर लेंगे तो थियोरेटिकली सही नहीं होगा। मान लीजिए कि मैं ए एन ले रहा हूँ जो 1 या कोई भी सपोज कीजिए कोई रेशनल नंबर Q1 है। ठीक है, रेशनल नंबर R1, R1 R1 पे कन्वर्ज कर रहा है, R1 रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। और बी एन सपोज करिए, लेट कर लीजिए कि ए एन आर पे कन्वर्ट, R1 पे, बी एन R2 पे कन्वर्ट कर रहा है। ये दोनों रेशनल नंबर हैं, R1 भी और R2 भी दोनों रेशनल नंबर हैं। तो अब यहाँ से आपको ए बी चूज करना है। ए बी सपोज कीजिए कि मुझे रियल में से चूज करना है, और रियल में से मैंने ए का वैल्यू पुट कर दिया √2 और बी का वैल्यू 1 पुट कर दिया। अब मैं मल्टीप्लाई जब इसमें कर दूंगा तो रूट, जैसे कि इस टाइप से बनाना है ना कि ए एन प्लस बी एन, इसे देखना है कि कहाँ कन्वर्ज करेगा। तो ए का वैल्यू तो फिक्स है √2 और ए R1 पर प्लस 1 इंटू R2 पर। ए रेशनल है, ए रेशनल है, बोथ आर रेशनल। ठीक है, ए भी रेशनल, ए भी रेशनल, बट दिस इज व्हाट, दिस इज इरेशनल। तो रेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो होल नंबर है, ठीक है, इरेशनल है, होल नंबर हो जाएगा इरेशनल। ठीक, तो इरेशनल होने की वजह से रेशनल में नहीं जाएगा। ठीक, इसकी वजह से नहीं हो पाएगा। तो इसका केवल एक ऑप्शन सही है, फर्स्ट, जो कन्वर्जेंट होगा, बाकी ये सब गलत है। इसमें समझ में आया या फिर नहीं आया, या फिर कुछ डाउट हो तो पूछिए फिर से। चंदन पूछें, आप समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ओके। इसी के जस्ट ऊपर भी एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि सो दैट, यहाँ पर पहला, कि सो दैट द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल और इंटीग्रेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 1 फॉर्म ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो इसका देखिए फंक्शन का एफ जो है ऊपर डिफाइन किया हुआ है, ये जो सी एफ एक्स यहाँ पर डिफाइन किया है, ये ऐसे डिफाइन किया है, और इसका प्लस जो है यहाँ पर ऊपर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट मतलब कि पॉइंट वाइज, जैसे सपोज कीजिए कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है ए टू बी पर, तो ऐसे हो गया, ऐसे यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, इस पर ऐसे फंक्शन डिफाइन है। तो पर्टिकुलर पॉइंट पर एक फंक्शन एफ हो गया f1, दूसरा फंक्शन सपोज कीजिए f2 हो जाएगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो इस पॉइंट पर x पर जो f1 x की वैल्यू आएगी, जो f2 x की वैल्यू आएगी, दोनों ऐड हो जाएंगी। तो इस टाइप से मतलब कि पॉइंट वाइज एडिशन है, मतलब जिस पर्टिकुलर पॉइंट की हम, हेलो, हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है, बोलिए। हेलो, चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरीके से खासकर एक पॉइंट वाइज है, जो मुझे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता दे रहा हूँ। तो इसी के बेस पर इसमें यहाँ पर आपको सोचना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो यहाँ पर एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1 में जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि सो दैट द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल और इंटीग्रेबल। तो बारी बारी से चाहे तो एक बार डिफरेंशिएबल ले लीजिए, एक बार इंटीग्रेबल ले लीजिए। फंक्शन डिफाइन ऑन इतना 0 1 पर फॉर्म ए वेक्टर स्पेस। तो ये आसानी से फॉर्म कर सकता है। इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मान लीजिए कि इस टाइप का प्रॉब्लम हो कि कोई सेट है भी, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें ऐसे फंक्शन है जो फंक्शन 0 से 1 से रियल पर डिफाइन है, ऐसा ही कुछ। सर आवाज भी नहीं आ रही है। एक सेकेंड, हेलो,
ऑडिबल हाँ सर क्लियर है, आवाज आ रही है। ठीक है, अगर किसी का नहीं आ रहा है तो फिर से डिसजॉइंट डिसजॉइंट यहाँ पर जो दिया गया है ना कि 0 1 पर बस फंक्शन डिफाइन कर दीजिए और ओवर द फील्ड रियल नंबर है, तो 0 1 पर सभी कैसा फंक्शन दिखाएंगे। यहाँ पर डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और इंटीग्रेबल। खास कर ब्रैकेट में ब्रैकेट को मत फोकस करिए, बाहर जो लिखा है रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, उसी को आप देखिए। तो एक चीज़ बताइए, जैसे सपोज करिए कि ये है और फील्ड का वैल्यू मैं ले रहा हूँ आर, तो यहाँ से अगर हमें सोचना है तो हम इस तरीके से सोचेंगे कि प्लस तो डिफाइन हो चुका है, डॉट डिफाइन हो चुका है, ठीक है, इस प्रकार से कि f प्लस जी, मान लीजिए कि हम इसमें दो एलिमेंट लेते हैं, f और g ले लें v में, तो f और g ऐसे डिफाइन किया जाएगा कि x इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 1, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई है वो ऐसे डिफाइन किया जाएगा कि सपोज कीजिए a कोई फील्ड का मेंबर है, फील्ड यानी कि रियल नंबर, और मैं f ले लिया और इस पर जब मैं x कर दूं तो हो जाए a ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इस प्रकार से बन जाए। तो इस कंडीशन में ए वेक्टर स्पेस बना लेंगे, इसलिए बना लेंगे कि देखिए हमें क्या करना है कि भी को प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप दिखाना है, ठीक है, एबेलियन ग्रुप दिखाना है। और दूसरा एफ क्रॉस भी टू भी ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है कि एक एलिमेंट इसमें का निकाल लें, एक इसमें का निकाल लें, मतलब इसमें एफ एक्स टाइप का होगा, इसमें कोई नंबर 5 मान लीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5x। तो इसमें जो भी फंक्शन है सिर्फ फंक्शन ही नहीं है, ये मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ कि इसमें फंक्शन के साथ साथ उसकी है कि वो कॉन्टिन्यूसली रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो इस कंडीशन में आप सोचिए कि दो फंक्शन इसमें से निकाले, एक एफ और एक जी, एक कॉन्टिन्यूस था, एक कॉन्टिन्यूस था, जोड़ दिए तो जो नया बना वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, तो कॉन्टिन्यूस होगा तो इसमें चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रियल नंबर जो यहाँ पर फील्ड है एफ, जो कि रियल नंबर है, इसमें से कोई सपोज कीजिए कांस्टेंट ए निकाले और एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ए को एफ में गुणा किए तो जो बना मल्टीप्लाई करने पर ए भी तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, तो ये भी यहाँ पर चला जाएगा, तो ए भी में तो जा ही रहा है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इंटरनल यहाँ पर होल्ड कर रहा है। अभी बैठ के आप सोचेंगे तो ये पूरी प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे प्रॉब्लम कहाँ पर हो सकता है, आपको हो सकता है कि जीरो, तो जीरो फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, जैसे कि एफ एक्स बराबर अगर मैं जीरो कर दूं तो ये फंक्शन जीरो फंक्शन है और हर बिंदु पर कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू जीरो मतलब y इक्वल टू जीरो, ठीक है, y इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मतलब यही इसी पर रहेगा पूरा पूरा जीरो, ठीक है। तो जीरो होगा। किसी फंक्शन का नेगेटिव, मान लीजिए कोई फंक्शन पॉजिटिव है, सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव मतलब कंटिन्यूस है, या चाहे जैसे भी डिफाइन हो, कोई एफ एक्स कंटिन्यूस है, उसका नेगेटिव कर देंगे एफ एक्स तो ये भी तो कंटिन्यूस रह जाएगा, तो एडिटिव इनवर्स भी मिल जाएगा। और दो फंक्शन है तो प्लस के केस में चाहे एफ प्लस जी करिए चाहे जी प्लस एफ करिए सेम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बाकी और भी प्रॉपर्टी सारे जिस तरीके से डिफाइन किए गए हैं सेटिस्फाई कर जाते हैं, तो ये वेक्टर स्पेस बना लेता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो है कि यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए गए। बहुत बढ़िया, आप लोग पढ़ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, भले ही मतलब छोटे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से क्वेश्चन पढ़ते रहिए और पूछते रहिए, ठीक है, पूछेंगे पढ़ेंगे तभी आपका स्किल डेवलप होगा। तो चलिए अब मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको और बताता हूँ, ठीक है। एक मतलब विवेक, देखिए विवेक सहाय और विकास बिष्ट की बुक बहुत ही अच्छी बुक है, उसको पढ़ने की सभी लोग कोशिश करिए, ठीक है। उसको कोशिश करेंगे तो वहाँ से आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी, थोड़ा कठिन पड़ेगा लेकिन बहुत ही अच्छा चीज़ मिलेगा सीखने के लिए। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सिंपल सा। देखिए सिंपल इसलिए कि मैं दो चीज़ पहले बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन के पहले एक ट्रिक टाइप से कर सकता हूँ या फिर थियरम कर सकता हूँ। थियरम में दो चीज़ें तो आप ये पहले से पढ़े होंगे कि अगर सपोज करिए कि W1 W2 भी के सब स्पेस हैं, बी सब स्पेस ऑफ भी,
सब स्पेस ऑफ भी, तो इम्प्लाई कर देता है कि W1 इंटरसेक्शन W2 सब स्पेस ऑफ भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सब स्पेस ऑफ भी हो जाएगा। ठीक, ये सिंपल थियरम है। दूसरा चीज कि कहा जाता है कि W1 तब W1 इंटरसेक्शन तो हो गया, W1 यूनियन W2 के बारे में क्या क्या ख्याल है कि ए क्या होगा। ठीक है, तो इसके बारे में एक रिजल्ट आता है, यही थियरम ही है, जिसमें कहा जाता है कि W1 इंटरसेक्स यूनियन W2 इज सबस्पेस ऑफ, ठीक है, भी। इफ एंड ओनली इफ ऐसे रहता है कि या तो आइदर W1 कंटेंट इन W2 और W2 कंटेंट इन W1, मतलब या तो W1 W2 के अंदर हो जाए या तो W2 W1 के अंदर हो जाए। ठीक है, यही इसी केस में होता है, नहीं तो और केस में नहीं होता है। ठीक है, तो बाकी ठीक है, बाकी चीज़ों को यहाँ पर हम काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें बन रही हैं और कैसे बन रही हैं, और W1 W2 कैसा होता है, W1 कैसा होता है, W2 मतलब W1 W2 अगर गिवन हो तो W1 इंटरसेक्शन W2 के बारे में कैसे सोचेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए। ठीक, एक क्वेश्चन इस टाइप से लिखा है कि कंसीडर द वेक्टर स्पेस सपोज कीजिए कि Rn(x). ठीक है, अब मैं इसको बता रहा हूँ क्या है ओवर R, और Rn(x) को मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ क्या है। Rn(x) को कहा जा रहा है, ठीक है, कि सेट ऑफ ऑल, जैसा कि मैं कल बताया था कि बहुत सारे नोटेशन हैं और बहुत सारे नोटेशन केवल हम ही बताएं तभी आपको आए, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अपने से बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, सोच सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे हैं तो हम कितना बताएंगे। ठीक है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो सब में एक कॉमन चीज़ मिलेगा कि उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, तो वहाँ से आप सोच पाएंगे। तो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस आर इक्वल टू n। इसका मतलब ये होता है, अगर Rn(x) लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस आर इक्वल टू n लिखा हुआ है। मतलब कि इसके अंदर डिग्री जो होगा पॉलिनोमियल का डिग्री या तो n होगा या तो n से कम होगा। ठीक है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इसका मान लीजिए कि अगर हम इसमें px ले लें और qx में px qx कल बता चुका हूँ कि कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, और इसका मतलब प्लस भी और डॉट भी, मतलब प्लस खासकर अगर इसको भी मानेंगे तो भी प्लस कैसे बनता है, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो f क्रॉस v भी बनता है, एक कैसे डिफाइन होता है मैं पहले बता चुका हूँ। आप लोग कोई भी सिंपल बुक पढ़ेंगे या चाहे जैसी भी बुक, तो वहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि W1 दिया है कि अब बताना है कि सब स्पेस कैसे किस टाइप के बनेगा। कह रहे हैं कि ऐसे पॉलिनोमियल ले लीजिए Rn(x) के, ठीक है, Rn(x) के ऐसे पॉलिनोमियल आप यहाँ पर चूज कर लीजिए जो p0 पर 0 देता हो। ठीक है, W2 देख लीजिए, ऐसे पॉलिनोमियल ले लीजिए Rn के, ठीक, जो ऐसा कर रहा हो कि p1 पे 0 दे रहा हो। ठीक है, खासकर 0 महत्वपूर्ण है, 0 रहने से हो जाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। तो इसको आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सब स्पेस है। ठीक, W1 सब स्पेस है और W2 भी सब स्पेस है। ठीक, तो W1 इसलिए सब स्पेस है कि यहाँ से अगर मान लीजिए कि, वैसे मैं इसको दिखा चुका हूँ या नहीं दिखाया हूँ तो देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ px और qx में ले लूँ W1 से। ठीक, W1 से अगर मैं px qx ले लेता हूँ तो पक्का है कि p0 बराबर 0 होगा और q0 बराबर भी 0 होगा।
अगर मैं दो ले रहा हूँ तो मैं फील्ड से, फील्ड यहाँ पर आर है, आर में से दो एलिमेंट ले लूँ ए और बी जो इसमें बिलोंग कर रहा है। अब मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि ए पी एक्स प्लस बी क्यू एक्स ये फिर से W1 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो कोई भी पॉलिनोमियल W, अच्छा एक चीज़ बताइए कि A कांस्टेंट है, रियल नंबर है, PX पॉलिनोमियल है, चाहे जितने डिग्री का होगा, जो भी डिग्री होगा वो n या n से कम ही होगा। QX भी एक पॉलिनोमियल है, उसका भी डिग्री n या n से कम होगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो जो डिग्री आएगा वो या तो n आएगा या तो n से कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ वाला तो कंडीशन सेटिस्फाई कर, मतलब कि यहाँ पर बन जा रहा है, मतलब इसी में पॉलिनोमियल बन जा रहा है। अब यहाँ पर डिग्री इसका तो ठीक है बन गया, लेकिन अब देखना ये है कि W1 में तभी जा पाएगा जब इसमें हम x के जगह पर 0 पुट कर दें। अगर हम इसको एक बड़ा सा कैपिटल PX मान लें तो इसमें 0 पुट करने पर 0 हो जाएगा तो चला जाएगा। तो यहाँ पुट कर दीजिए P0 बराबर, तो होगा A P0 प्लस B Q0, जो कि ऊपर दिया गया है कि यहाँ पर P0 का वैल्यू 0, Q0 का वैल्यू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 0 प्लस 0 बराबर 0, तो फाइनली P0 बराबर 0। इसलिए ये जो वैल्यू है पूरा पूरा W में एंट्री कर जाएगी। तो इस तरीके से देखेंगे तो सब स्पेस बन जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, गुड। तो अब देखिए इसी के बेस पर अब हम अगर हम W2 को अगर हम सब स्पेस बनाना चाहें, दिखाना चाहें, तो W2 में क्या है कि इसमें लेंगे, वही ले लीजिए PX और QX और ऐसे ही दिखा देंगे तो ये A भी बन जाएगा। आप A और B रियल के दो एलिमेंट ले लेंगे और A PX और प्लस B QX इस टाइप से। अब इसको दिखाना है कि A W2 में जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इसको मान लीजिए कि इसका नाम PX है, कैपिटल PX। तो W2 में जाने के लिए तभी ये हो पाएगा जब P1 0 दे देगा, मतलब उस पॉलिनोमियल में यहाँ जो कैपिटल PX है इसमें अगर मैं 1 पुट कर दूं तो ये 0 हो जाए तभी। अच्छा, जब हम PX और QX दोनों W में लिए हैं तो W में जो भी होगा तो उसकी खूबी ये होगी कि ये P1 पर 0 दे रहा होगा और Q1 पर भी 0 दे रहा होगा। तो ठीक है, तो अब मैं P1 यहाँ पर रख दिया तो हो जाएगा A स्मॉल P1 प्लस B स्मॉल Q1, और ऐसा करने से ए P1 भी 0 है गुड़े A प्लस B गुड़े Q1 भी 0, सब 0 हो गया। तो इसलिए A जो PX बन रहा है ये फिर से W2 में चला जाएगा। तो इसलिए दोनों सब स्पेस हैं। ठीक है, तो इतना तो चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं अगर यहाँ पर पूछूं कि, ध्यान दीजिएगा, इतना क्लियर हो चुका होगा कि ये कैसे सब स्पेस बन रहा है। अब मैं यहाँ पर पूछूं कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा। ठीक है, तो आपको W1 इंटरसेक्शन W2, तो देखिए एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जब किसी दो चीज़ों का इंटरसेक्शन लेते हैं ना, जैसे कि एक ऐसे है W1, ये है W2, दोनों का इंटरसेक्शन लिए तो ये कन्फर्म है कि W1 में जो भी होगा P0 पर 0 दे रहा होगा और W2 में जो भी होगा P1 पर 0 दे रहा होगा। तो ये इम्प्लाई करेगा कि अगर हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन में ऐसे पॉलिनोमियल आएंगे Rn x के जो दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि P0 पर 0 देगा और P1 पर भी 0 देगा। ठीक है, तो इस टाइप का केस बनेगा इंटरसेक्शन में। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, गुड। तो इंटरसेक्शन इस तरीके से बनेगा, उस पर एडिशनल कंडीशन बढ़ जाता है। मतलब अगर W1 सेपरेट है, W2 अलग है, दोनों W1 W2 अलग अलग है, इंटरसेक्शन लेंगे तो उनमें दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और बाकी फिर यूनियन के बारे में लेंगे तो यूनियन जरूरी नहीं है कि सब स्पेस बनाता है। हाँ, अब देखिए जैसे कि ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर सोचना रहे कि जो हमने इंटरसेक्शन लिया है क्या ये सब स्पेस बनाएगा, इसको दिखाना है। तो दिखाना है तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे कि दो प्रॉपर्टी को चूज करेंगे। ठीक, मतलब दो पॉलिनोमियल को चूज करेंगे। यहाँ मैं साइड में चूज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक, पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि अभी मैं ले रहा हूँ एक PX ले लिया
और एक QX ले लिया और दोनों को मैं ले लिया W1 इंटरसेक्शन W2 में। तो P अगर W1 इंटरसेक्शन W2 में है तो ये P0 पर भी 0 देगा और P1 पर भी 0 देगा, और दूसरा Q0 पर भी 0 देगा और Q1 पर भी 0 देगा। अब हम दो एलिमेंट फील्ड में लेंगे, एक A और एक B, दो फील्ड में ले लिए। फील्ड यहाँ पर रियल नंबर है, रियल नंबर ले लीजिए। अब A PX करिए और फिर प्लस B QX के बारे में सोचिए, ठीक है। इसको एक नया कैपिटल नेम PX दे दीजिए। अब हमें देखना है कि जो नया बना है क्या सचमुच में W1 इंटरसेक्शन W2 में जाएगा। ऐसा करने के लिए हमें चेक करना होगा कि ये 0 पर कहीं 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 0 पर 0 दे, 1 पे भी 0 दे, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए हम इस कैपिटल P पर 0 चेक करते हैं। तो 0 चेक करेंगे तो A के साथ P0 प्लस B के साथ Q0। आपको पता है कि यहाँ पर लिखा गया है P0 इक्वल टू 0, यहाँ Q0 इक्वल टू 0, तो सब हो गया 0। अच्छा, अब मैं P को 1 पे चेक कर लेता हूँ। तो A के साथ P1 प्लस B के साथ Q1। यहाँ फिर से लिखा हुआ है कि P1 इक्वल टू 0 और Q1 इक्वल टू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए कैपिटल P0 भी 0 दे रहा है, P1 भी 0 दे रहा है, इसलिए जो है कैपिटल PX बना है ये फिर से W1 इंटरसेक्शन W2 में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप जितने भी चीज़ों के बारे में सोचेंगे ना, तो W1 इंटरसेक्शन W2 ये दोनों की प्रॉपर्टी रख करके बनता है और इसमें ये सब स्पेस बना लेता है, ठीक है। यूनियन में क्या प्रॉब्लम है, इसी में अगर मैं यूनियन के बारे में सोचूं तो देखिए यहीं पर अगर मान लीजिए कि जैसे कि मैं यहाँ पर डिजाइन किया हुआ था कि ऐसे PX लिए जा रहे हैं RN X के, ठीक, जो इस प्रकार से हैं कि P0 का वैल्यू 0 है और W2 जो लिखा है वो QX ऐसे लिए जा रहे हैं, ठीक है, जो Q0 का वैल्यू 0 है। तो W1 यूनियन W की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यूनियन का मतलब क्या है कि ये दोनों सेट को मिला दीजिए। ऐसे ये W1 W2 यूनियन ले लिए, तो इसमें से रैंडमली कहीं से एलिमेंट खींचेंगे ना। जैसे मान लीजिए कि आपको कह दिया जाए कि कोई PX इसमें से निकालिए, तो हो सकता है कि आप यहाँ से निकाल दीजिए, हो सकता है आप यहाँ से निकाल दीजिए, हो सकता है आप यहाँ से निकाल दीजिए। तो PX के कितने चांसेज हैं, ऐसा हो सकता है कि या तो ये 0 पर 0 हो क्योंकि W1 0 पर 0 हो रहा है, और ये दूसरा W2 से आएगा तो हो सकता है कि या मतलब और कहिए, ठीक है, और P1 का वैल्यू क्या हो जाए 0, और बोथ भी हो सकता है कि वो P ऐसा हो कि 0 पर 0 भी दे रहा हो एंड P1 पर भी 0 दे रहा हो, ठीक है। तो ये 3 टाइप के एलिमेंट इसकी मिक्सिंग में रहेंगे। यहाँ पर मिक्सिंग का मतलब कि यूनियन में। तो एक काम करते हैं कि अगर मैं यहाँ से आपसे सिंपल सा पूछूं कि क्या यहाँ पे X होगा, इसके अंदर W1 यूनियन W2 के अंदर X होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि अगर इसको आप मान रहे हैं कि ये PX है, तो क्या है P0 पर 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अब मैं एक QX ले रहा हूं जो X माइनस 1 है। अगर मैं पूछूं कि Q1 पे 0 दे रहा है कि नहीं, ये भी 1 पे 0 दे रहा है, तो क्या PX और QX दोनों इसमें होंगे कि नहीं होंगे, PX QX ये दोनों इसमें होंगे। अच्छा, दोनों होंगे तो इसे सब स्पेस बनने के लिए खुद में वेक्टर स्पेस होना पड़ेगा, तो दोनों का सम भी इसी में आना चाहिए। तो दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये PX प्लस QX को जोड़ दूं, तो जोड़ दूंगा तो X प्लस X माइनस 1 कुल मिला के 2X माइनस 1 हो रहा है। अच्छा, जब ये हो गया तो इसको अगर मैं कैपिटल P कह दूं तो कैपिटल P 0 पर इसमें 0 भरेंगे तो -1 आ रहा है। कैपिटल P अगर 1 पे चेक करेंगे तो 1 आ रहा है। ना तो 0 पे 0 हुआ ना तो 1 पे 0 हुआ, मतलब कि इन दोनों का सम इसमें जाने से मना कर दिया, इसलिए ये सब स्पेस नहीं बन पा रहा है। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, गुड। अब देखिए इसके बाद एक जो दूसरी प्रॉपर्टी जैसे कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था कि W1
यूनियन W2, ठीक है, ये तभी सब स्पेस बन पाएगा, ठीक है, प्रॉपर्टी कर सकते हैं या थियरम कर सकते हैं W1 यूनियन। देखिए जितनी भी थियरम और प्रॉपर्टी है उन सबको किताब से पढ़ लीजिए, रिजल्ट याद कर लीजिए, यूज करना हम यहाँ पर आपको बताएंगे। हाँ, थियरम पढ़ने में कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो उसे पर्सनली भेज दीजिएगा, ठीक, आप टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं, जहाँ से कि मैं उसको स्टडी करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो W1 यूनियन W2 जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि ये सब स्पेस होगा, इज सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ आइदर, ठीक, आइदर W1 कंटेन होता है W2 में और W2 कंटेन होता है W1 में, ठीक है। इसका थियोरेटिकली बहुत सिंपल है कि जैसे मान लीजिए कि ये W1 है, इसके अंदर अगर W2 है, यूनियन ले लेंगे W1, यहाँ से W1 यूनियन W2 ले लेंगे, एक दूसरे के अंदर ही है तो W1 ही आ जाएगा और ये पहले से सब स्पेस है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि W2 अंदर है और W1 अंदर है और W2 बाहर है, मतलब W2 का W1 सब स्पेस है, तो भी इस केस में अगर हम W1 यूनियन W2 कर दें तो ये W2 हो जाएगा। तो W2 पहले से सब स्पेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। अगर इसको हम एग्जांपल से आपको वेरीफाई कराएं तो इसको देखिए, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक यहाँ पर W1 ले रहा हूँ। सपोज कीजिए कि मैं पहले यहाँ पर V लूँगा, तो V जो मैं ले रहा हूँ R³ ले रहा हूँ, R³/R, ठीक है। इसमें 3 टपल्स के एलिमेंट हैं, ABC, और ABC जो भी आ रहे हैं रियल नंबर के हैं, ठीक। इनका प्लस कंपोनेंट वाइज है, मतलब कि अगर आप प्लस, देखिए वेक्टर स्पेस है तो V और F, ये 2 चीज़ तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जो F दे रहा हूँ वो रियल नंबर है। अब प्लस डिफाइन करूँगा कि अगर मान लीजिए कि इसमें कोई एलिमेंट है A1 B1 C1 प्लस A2, B2 और C2, तो कंपोनेंट वाइज ऐड हो जाएंगे, A1 A2, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2, इस प्रकार से। मल्टीप्लाई कैसे डिफाइन कर देते हैं, A ले लीजिए और A1 B1 C1, तो प्लेस वाइज मल्टीप्लाई कर दीजिए, A1 A2 सॉरी A B1 और A C1, इस प्रकार से ए बना है। तो इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो V है V/R, ठीक, इसी प्लस के साथ इंटरनल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन और अदर प्रॉपर्टी, कुल जो जितनी भी प्रॉपर्टी बनती है उन सब के साथ वेक्टर स्पेस बना लेता है, ठीक है। अब हम इसमें से 2 W1 W2 ले रहे हैं, कैसे, देखिए W1 ले रहे हैं इस प्रकार के कि A B रहेगा, C को मैं 0 कर दिया, ठीक है, AB रियल नंबर है ऐसा। और W2 में लिख रहा हूँ कि इसमें ले लीजिए A ले लीजिए और 0 और C ले लीजिए, AC बिलोंग करेगा रियल में, ठीक है। तो इसे आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो ये वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक। अब तक तो समझ गए होंगे कि खासकर यहाँ 0 है ना, 0 होने से बनाता है। अगर 5 लिख देता तो दिक्कत होती, 5 लिख देता तो 0 0 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता ही नहीं, तो बनता ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन रहा है। तो अब हम अगर इसके, मुझे क्या बताना है, एक सेकंड, सॉरी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लेना है ना, जैसे मान लीजिए, हाँ ठीक है, ऐसे ही ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक्चुअली यूनियन तो मैं यहाँ पर दिखा चुका हूँ ना पीछे, यूनियन की सब स्पेस नहीं होता है, हाँ। तो यहाँ पर मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब तक एक दूसरे को कंटेन नहीं करेगा तब तक नहीं हो पाएगा यूनियन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा काम करते हैं कि इस दूसरे वाले को बना देता हूँ, यहाँ पर 0 कर देता हूँ, ठीक है, बस A बस रखता हूँ और बाकी को मैं 0, यहाँ पर 0 कर दिया और A को बिलोंग करा दिया इसमें। तो अब हम अगर W1 इम्प्लाई करेगा W1 यूनियन अगर W2 की बात करेंगे, तो चूंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि W2 का ईच एलिमेंट W1 के अंदर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ दूसरे प्लेस पर 0 है और यहाँ दूसरे प्लेस पर B है, ठीक है। तो B है वो रियल नंबर, तो कुछ भी हो सकता है। विशेष केस में अगर B को 0 कर दें तो पूरा का पूरा जो W2 है W1 के अंदर चला आएगा, ठीक।
क्यों? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि आपने कहा कि 100 इसमें W2 में है, तो मैं इसको दिखा दूंगा कि ये इसमें भी होगा। क्यों? कैसे? मैं यहाँ पर अगर रख दूं कि A का वैल्यू 1 ले लीजिए खासकर इसमें, और B का वैल्यू ले लीजिए 0, और C का वैल्यू तो 0 है ही, तो इस केस में इसमें 100 भी आ जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट इसमें लेंगे तो वो इस W1 में तो होगा। उल्टा अगर कोई भी एलिमेंट W1 में लेंगे तो जरूरी नहीं है कि W में हो, W2 में हो। कैसे? जैसे कि आपने ले लिया 120 ले लिया, तो 120 जब लेंगे तो 120 इसमें होगा, क्योंकि A रियल है, A B दोनों रियल हैं, तो B के जगह पे 2 भर सकते हैं। लेकिन 120 को सोचेंगे कि W2 में जाए तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले प्लेस पे तो कुछ आएगा, लेकिन दोनों लास्ट के 2 प्लेस पर 0 होगा, जबकि यहाँ पर 2 है, इसलिए A इसके अंदर नहीं जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि W2 के सारे एलिमेंट W1 के अंदर हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब W1 यूनियन जब W2 बनाएंगे तो ध्यान दीजिए कि ये हो जाएगा W1 हो जाएगा, और W1 पहले से सब स्पेस है इसलिए सब स्पेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं। इसमें कुछ डाउट है? नो सर। ठीक है, ओके गुड। तो चलिए आगे हम यहाँ पर सोचते हैं। सब स्पेस भी आप लोग पढ़ लिए। अब अगला जो कंसेप्ट है हम यहाँ पर बताते हैं बेसिस का, बेसिस एंड डायमेंशन। ठीक है, बेसिस एंड डायमेंशन। ठीक, बेसिस एंड डायमेंशन को पढ़ने के लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा दो जो इसको स्टडी करने के लिए टूल्स हैं। ठीक है, टूल्स, एक लीनियरली डिपेंडेंट और एक लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसको LD बोला जाता है और इसको LI बोला जाता है। ठीक है, इस टाइप से दो टूल्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए LD क्या होता है, LI क्या होता है। तो पहले हम मतलब किसी को भी पढ़ सकते हैं। देखिए LD का मतलब होता है डिपेंडेंट और LI का मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को समझने के लिए आप सिंपली अगर मान लीजिए कि अगर हम बेसिक लैंग्वेज में अगर ऐसे सीखें, अपने आप में अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करें, तो जैसे कि मान लीजिए कि जो मिल्क होता है, ठीक, सपोज कीजिए कि मिल्क, दो मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। एक सपोज कीजिए मिल्क मैं ले लूँ और मिल्क से बनने वाले स्वीट, ठीक है, मैं स्वीट की बात करूँ। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्वीट हो सकते हैं। ठीक, मान लीजिए कि हालांकि इंग्लिश में तो नेम नहीं पता है, लेकिन जैसे कि आप रसगुल्ला का नाम लेते हैं, ठीक है, और भी जैसे कि बर्फ़ी होती है, ठीक, या फिर गुलाब जामुन भी कह सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो मिल्क पर ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो आइटम्स हैं ये सब मिल्क से बन सकते हैं। और भी आप ले सकते हैं, जैसे चीज़ ले सकते हैं, ठीक है, और छाछ भी ले सकते हैं, मतलब कि a lot ऑफ थिंग्स विच इज़ मेड बाय मिल्क। तो इन सब चीज़ों को हम कहेंगे जो स्वीट है या फिर मिल्क प्रोडक्ट है, वो सब इस मिल्क पर डिपेंड है। तो डिपेंडेंसी का कंसेप्ट यहाँ से आपको लग रहा होगा कि उसी चीज़ को हम सोचेंगे किसी दूसरे पर, यानी कि यहाँ पर देखिए दो चीज़ों का कंपैरिजन है कि जैसे कि मैंने मिल्क दे दिया और रसगुल्ला दे दिया, तो आप सोचेंगे कि रसगुल्ला मिल्क पर डिपेंड है, ठीक है, क्योंकि मिल्क से बन जाएगा। इसी प्रकार से मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। R2 में तो पता है ना कि इस टाइप के एलिमेंट होंगे। मैं यहाँ पर कॉलम वेक्टर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, AB बिलोंग करेगा इस टाइप से। ऐसे भी किया जाता है और रो वेक्टर में भी लिखा जाता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि किताबों में जगह नहीं होता है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर पूछूं कि एक मैं वेक्टर दे रहा हूँ 10 और एक दे रहा हूँ 20, ठीक है, और एक दे रहा हूँ 01, ठीक। तो अब जरा यहाँ पर सोचिए
देखिए ए वेक्टर स्पेस होता है ओवर द फील्ड आर, R2 वेक्टर स्पेस होता है ओवर द फील्ड आर, और प्लस बाकी तो डिफाइन ही है कंपोनेंट वाइज एडिशन। तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है कि फील्ड आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि फील्ड में से कोई एलिमेंट आपको निकालना है, तो मैं पूछूंगा कि क्या कोई फील्ड में ऐसा एलिमेंट है जिसका कि हम ए मान लीजिए ए है, ए सपोज कीजिए बी है, ए सपोज कीजिए सी है। मैं अगर पूछूं कि क्या कोई फील्ड में इज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन फील्ड रियल नंबर, कि ए में हम मान लीजिए के कोई रियल नंबर में ऐसा एग्जिस्ट करे कि के टाइम ए कर दें तो बी हो जाए, क्या ऐसा कोई के मिल सकता है? ठीक है, तो आप सोच विचार करके बताएंगे कि हाँ के यहाँ पर, यस सर। ठीक है, के का वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं तो 2 का अगर ये मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जैसे कि यहाँ पर है, तो 2 इंटू 1 0 लिखा है, तो ये हो जाएगा 2 0। ठीक है, क्योंकि 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2, 0 होगा 0, 2 0, यहाँ पर 2 0 बराबर क्या है, बी है, तो बी के बराबर हो गया। और स्टार्ट कहाँ की से 2 1 0 से, तो इसे 2 इंटू ए कहेंगे, 2 ए बराबर बी। ठीक है, तो इस टाइप से जो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से बन रहा है, तो हम यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर कि मान लीजिए कि अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे। यहाँ पर ऐसा मैंने किया कि 2 टाइम 1 0 बराबर ट्वाइस ऑफ 0 1, मैंने इसको माना था ए, तो 2 टाइम ए इक्वल टू बी, तो हम कहेंगे कि बी 2 पर डिपेंडेंट है। ठीक है, बी इज हियर, बी इज डिपेंडेंट ऑन ए, डिपेंडेंट ऑन ए। क्यों? क्योंकि ए में 2 से मल्टीप्लाई करके हम बना दें, हमेशा ए आर आपका जो फील्ड है, फील्ड ए आपकी हेल्प करेगा उस चीज को बनाने में। ठीक है, इसको दूसरे टाइप से ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 0 और फिर यहाँ पर 1/2 कर दीजिए और फिर 2 0। ठीक, क्योंकि 1/2 आपका रियल में तो होगा ही। ठीक, तो हम यहाँ पर इस बार क्या किए, इस बार किए कि ए इज हाफ टाइम ऑफ बी, ऐसे भी। तो एक दूसरे का डिपेंडेंट होना का सेंस ये होता है कि किसी पहले से मतलब 2 एलिमेंट गिवन हो ए और बी, अगर देयर एग्जिस्ट कर जाए के, एक के एग्जिस्ट कर जाए फील्ड में और के टाइम पहला करने पर दूसरा मिल जाए, और ए बी पहले से हो के टाइम दूसरा करने पर पहला मिल जाए, तो हम कहेंगे देन ए बी आर लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब कि अगर एक मैं सेट बनाऊं और वहाँ पर लिख दूं, इसको सेट के फॉर्म में लिखना रहे, तो मैं कह दूंगा कि ए बी लीनियरली डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का सेंस ये होता है कि किसी भी सेट मान लीजिए अगर मैं इसको यस नाम दे दूं, तो एस के अंदर यस के एलिमेंट को डिपेंडेंट, मतलब अभी हम गणित की भाषा नहीं बता रहे हैं, अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि हम लोग इसके अंदर एलिमेंट बहुत सारे होंगे, सबको डिपेंडेंट तब कहेंगे, मान लीजिए 2 को ही लेकर के सोचें, अभी मैं इसका जनरलाइज कर दूंगा। 2 को अगर मैं सोचूं तो इसको डिपेंडेंट तब कहेंगे जब पहला दूसरे का मल्टीपल हो, दूसरा पहले का मल्टीपल हो, तो इसे एलडी बोलेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जैसे कि अभी बना हुआ था जिसमें 1 0 दे दिया और फिर यहाँ 0 1 दे दिया। अब आप बताइए क्या कोई ऐसा के मिलेगा फील्ड में, क्या कोई ऐसा फील्ड में के मिलेगा कि इस पहले वाले में के से मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरे का इक्वल हो जाएगा? यस सर। ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ नीचे 0 है तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 थोड़ी ना आएगा। या उल्टा भी करिए, 0 1 यहाँ पर है और यहाँ पर 1 0 लिखा है। अब मैं यहाँ पर किसी के से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या के का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, किसी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऊपर 1 है, तो इसलिए हम कहेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए के इन फील्ड सच दैट, अगर इसका नाम ए है इसका नाम बी है तो के टाइम ए इक्वल टू बी, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जहां पर 2 एलिमेंटों में किसी एक से दूसरा न बन सके, खासकर फील्ड के एलिमेंट की हेल्प से, मतलब फील्ड का एलिमेंट को क्या बोलते हैं, फील्ड के एलिमेंट को हम स्केलर बोलते हैं। ठीक है,
फील्ड का एलिमेंट स्केलर कहता है। तो स्केलर की हेल्प से मल्टीप्लाई करके दूसरा अगर ना बना सकें तो हम उसको बोलेंगे यहाँ पर एल आई। एल आई मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अब चलते हैं, पढ़ते हैं हम जो है मैथमेटिक्स, यहाँ पर जो लैंग्वेज की मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में डेफिनेशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, लीनियरली इंडिपेंडेंट एल आई सेट। ठीक है, तो ऐसे करिए, लेट कोई यस सेट बनाइए जो सबसेट हो भी का, भी ओवर एफ सबसेट हो। इसमें कुछ एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, ठीक, सपोज कीजिए हम फाइनाइट एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एल आई के लिए हम यहाँ पर फाइनाइट की बात करेंगे। एक सेकंड, थोड़ा मैं ऑब्जर्व कर लूँ। ठीक, हाँ, फाइनाइट सेट की ही बात करेंगे खासकर। और यस क्या होना चाहिए? यस फाइनाइट सेट होना चाहिए, फाइनाइट सेट। ठीक, कोई यस है जो भी का सबसेट है, सब स्पेस नहीं है, सबसेट है। यस मान लीजिए इस टाइप से V1 V2 एंड सो ऑन Vn, ऐसा दिया गया है, फाइनाइट सेट है भी का। तब हम कहेंगे देन यस इज सेट टू बी एल आई। ठीक है, इसे लीनियरली इंडिपेंडेंट कहा जाएगा इफ A1 V1 प्लस, हाँ, इफ देयर एग्जिस्ट A1 A2 एंड so on An element of F such that A1 V1 A2 V2 एंड so on An Vn इक्वल टू, ठीक, 0। लेट कर लीजिए कि अगर मैं इसको 0 कह दूं, ठीक, तो तुरंत इम्प्लाई कर जाए कि ईच ए आई इक्वल टू 0। ठीक है, तब इसे हम कहेंगे कि एल आई है, अदरवाइज एल आई नहीं रहेगा। मतलब कि कोई भी सेट को हम एल आई तब कहेंगे जब उसमें हम कुछ ऐसे एलिमेंट मिल जाएं, मतलब कि चाहे जो भी हो ऐसा लेट कर लीजिए। मतलब कि देखिए, इसको अगर चूंकि मैथमेटिक्स में हम जब यूज करेंगे तो इतना ज़्यादा नहीं सोच पाएंगे एग्जाम में, तो वहाँ पर आपको यही ऑब्जर्व करना होगा कि कुछ भी दिया रहेगा, अगर पूछा जा रहा है कि वो एल आई है कि एल डी है, तो उसमें कुछ स्केलर को निकाल करके मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 लेट कर लीजिए। इतना आपको लेट करना होगा। और जैसे ही आप इसको लेट करेंगे, अगर इससे कंक्लूजन निकल जाए, अगर इससे कंक्लूजन ये निकल जाए कुछ सॉल्व करने पर, इधर उधर मैनेज करने पर, कंक्लूजन नहीं कंक्लूजन, ठीक है, कि ईच स्केलर जो है वो 0 है, तो हम कहेंगे इस कंडीशन में इम्प्लाई करेगा कि सेट यस इज एल आई। ठीक है, ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। और ऐसे देखना है, जो कि थोड़ा कठिन है, लेकिन सोच सकते हैं कुछ समय के लिए, छोटे क्वेश्चन में सोच सकते हैं कि कोई सेट हो, सपोज कीजिए कि V1 V2 Vn इस टाइप से हैं। अगर एल आई होना चाह रहा है ना, तो इसमें खास बात ये होगा कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये इस तरीके से है, जैसे कि सपोज करिए कि मैं आयरन ले लूँ। आयरन का मतलब सपोज कीजिए कि जो लोहा होता है, ठीक है, आयरन। और मैं सपोज कीजिए कि लौकी ले लेता हूँ, पंपकिन, ठीक है, या मैं दूसरा एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक, आयरन, फास्फोरस ले लूँ, ठीक, सोडियम ले लूँ, Na ले लूँ। ठीक, अब मैं कहूँ कि आप आयरन से फास्फोरस बना सकते हैं, या फास्फोरस से सोडियम बना सकते हैं, सोडियम से आयरन बना सकते हैं। आपस में कोई किसी से नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर एल आई होगा। इस टाइप का यहाँ पर सिचुएशन हो यहाँ पर बनेगा। अगर इसको और दूसरे तरीके से देखना चाहेंगे, तो जैसे मान लीजिए मैं एस ले रहा हूँ, एलिमेंट 1 0 और 0 1, सबसेट ऑफ R2 ओवर R। ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें जो दो एलिमेंट दिख रहे हैं, देखिए
अभी मैं जस्ट पीछे बताया हूँ कि ये एल आई है। एल आई का मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र होने का मतलब है कि पहले से दूसरा नहीं बन सकता, दूसरे से पहला नहीं बन सकता। लेकिन हम अभी रूल क्या बताए हैं, अभी रूल बताए हैं कि ए ले लीजिए, स्केलर ले लीजिए और पहले में गुणा कर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 0, प्लस बी ले लीजिए, दूसरे में कर दीजिए 0 1, और 0 0 इसे लेट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करिए। तो सॉल्व करेंगे तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो ए 0 हो जाएगा, दूसरे में 0 बी हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। इसको फिर अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए 0 यहाँ पर ए हो गया, 0 बी बी हो गया, इक्वल टू 0 0। चूँकि दोनों सेम है तो कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 0। जब ऐसा लेट करके चलने पर, ठीक है, कंक्लूजन में ये दोनों स्केलर 0 0 हो जाए तो इम्प्लाई कर जाएगा कि जो दो वेक्टर यूज किए गए थे, जैसे अगर इसको मैं ए नेम दे दूं, इसको बी दे दूं, तो जो वेक्टर है ए बी आर एल आई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, एक बार फिर से बताएं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं एक एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं सेट ले रहा हूँ 1 1 0 0, फिर 1 1 0, फिर 1 1 1। ठीक है, क्या ये R3 का सबसेट है? R3 का सबसेट है। अब क्वेश्चन ए पूछा जाए, इज दिस इज एस एल आई। ठीक है, एल आई होगा कि नहीं होगा? तो सोल्यूशन करते समय आप लेट कर लीजिए, ए पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए 0 0, ठीक है, प्लस बी 0 0, ठीक है, सॉरी 1 1 1 0, प्लस सी यहाँ पर 1 1 1, ठीक है, और यहाँ पर कर लीजिए 0 0 0। ऐसा लेट कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए, एक सेकंड, यहाँ पर मैं कुछ गड़बड़ किया हूँ। ठीक है, हाँ 1 होगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ए होगा, यहाँ से बी होगा, यहाँ से सी होगा, तो ऊपर लाइन ए प्लस बी प्लस सी होगा। ए आपको लेट करके चलना है। ठीक है, कि कुछ स्केलर ए बी सी फील्ड में से निकालिए और जो गिवन हो सब में मल्टीप्लाई करके ऐड करके इक्वल टू 0 लेट कर लीजिए। उसके बाद कंक्लूजन निकालना होगा कि ए बी सी क्या होगा। ठीक है, तो पहले में ए, फिर दूसरे में बी, तीसरे में सी। दूसरे प्लेस पर यहाँ तो 0 हो जाएगा, दूसरे में यहाँ बी बचेगा, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा, सी बचेगा, और तीसरे में फिर सी का यहाँ पर सी होगा, और इक्वल टू ये क्या आएगा, 0 0 0 लेट किया गया। यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरा भी होगा बी प्लस सी इक्वल टू 0, तीसरा होगा सी इक्वल टू 0। अच्छा, सी इक्वल टू 0 जब इस दूसरे में पुट करेंगे तो यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा कि b इक्वल टू 0। अब c भी 0 b भी 0 पहले में पुट करेंगे तो पता चलेगा a इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि तीनों जब 0 हो गए तो इसलिए एक कंक्लूजन निकला कि जो सेट एस आई है, सेट इम्प्लाई करेगा सेट एस इज एल आई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, गुड। तो फिर से इसकी डेफिनेशन को आप समझ लीजिए, पीछे ही लिखा हुआ है। ठीक है, कि कोई सेट है, सेट जो फाइनाइट सेट हो, ठीक, तो यस जो v1 v2 vn हो, देन यस इज सेट टू बी एल आई। इसको हम एल आई कहेंगे, लिनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट, इसमें n वेक्टर एग्जिस्ट करें कि मल्टीप्लाई करने पर 0 ए लेट कर लीजिए, और यहाँ से कंक्लूजन निकालिए कि एक सारे के सारे जो ए आई हैं, ए आई इक्वल टू 0 हो जाए, तब हम कहेंगे कि ए सेट भी जो है एल आई है। पहला शब्दों में, गणित की भाषा में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। दूसरा ये है एल आई का सेंस होता है इंडिपेंडेंट। ये आपस में इस टाइप से हो कि किसी को, जैसे कि कोई एक किसी अदर, बाकी सब अदर के मिक्सिंग से ना बन पाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूँ तो जैसे कि देखिए यहाँ पर जो बनाए हुए हैं, इसको अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर आपको ये पता चलेगा, जैसे मैं कह दूं कि इसमें किसी एक एलिमेंट को दो के कॉम्बिनेशन से बनाइए। देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है, जैसे मैं कल कॉम्बिनेशन बताया था, तो अगर आप फिर से सुनना चाहते हैं कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, तो सॉरी, फील्ड से एलिमेंट को निकाल करके इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि
इस टाइप से होता है, इसे लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि कह दे कि A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, AN अल्फा n, ठीक है, इज सेट टू बी, एक चीज और ध्यान दीजिए, कामा AI फील्ड का मेंबर हो और अल्फा आई जो है वेक्टर स्पेस का मेंबर हो, देन जो AI है मतलब कि समेशन AI अल्फा आई इक्वल टू 1 to n मान लीजिए, इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा n। मतलब कुछ वेक्टर दिए हैं और इनका आपको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, तो कुछ स्केलर को निकाल करके इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लीजिए कि 1 0 दिया है और फिर 0 1 दिया है, ठीक है। मान लीजिए कि इस टाइप से दो वेक्टर दिए गए हैं, 1 0 और 0 1। अब पूछ दे कि इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए, एलसी बनाइए, ठीक। तो हम करेंगे क्या कि फील्ड में से दो एलिमेंट ए बी निकाले और पहले का पहले में गुणा, ए का पहले में गुणा, बी का दूसरे में गुणा करके निकाल दिया ऐसे, 1 0 प्लस बी के साथ 0 1, तो ये बन गया। यहाँ पर होगा ए जीरो हो जाएगा प्लस यहाँ पर 0 बी हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी हो जाएगा। इस प्रकार से लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर एल आई है तो कोई, देखिए जैसे कि कोई दो भी मिलके इस पहले को नहीं बना पाएगा। एक सेकेंड, लाइट थोड़ा, बैटरी डिस्चार्ज घरघरा रहा है कि सही है? हेलो, रुक जाइए, रहने दीजिए ऐसे, कुछ देर तक चलेगा फिर बंद कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि हमें सबको दिख रहा होगा ना, स्क्रीन तो दिख रहा होगा, ठीक है, गुड। अब देखिए, जैसे कि मैं कह दूं कि देखिए एलआई में एक खासियत मैंने आपको बताया हुआ है कि एलआई में एक खास बात होती है कि अगर कोई सेट एलआई है तो कोई एक एलिमेंट दो के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकता, मतलब दो को मिलाने से नहीं बन सकता। और मिलाने में, दो वेक्टर को मिलाने में फील्ड के एलिमेंट का हेल्प हमें लेनी होती है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैं कह दूं कि ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला क्या इन दोनों से बन पाएगा? जैसे कि 1 0 0 है, ठीक है, प्लस यहाँ पर लिखा है 1 1 0 और यहाँ पर लिखा है 1 1 1, ठीक है। क्या यहाँ पर, क्या इन दोनों में कुछ ऐसा हम फील्ड का एलिमेंट, फील्ड का मतलब रियल में क्या कुछ ऐसा एलिमेंट मिलेगा, ए और बी मिलेगा इस रियल के अंदर कि यहाँ पर ए रख दें और यहाँ बी रख दें तो इसके इक्वल हो जाएगा? ठीक है, नो सर। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं जीरो, यहाँ पर क्या देख रहे हैं? जीरो, यहाँ पर एक है, तो जब ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जीरो मिलेगा, बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जीरो मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर एक मिलेगा। तो ऐसा कोई होगा ही नहीं कि हम यहाँ पर एक को बना सके। अच्छा, किसी और को ले लीजिए, मान लीजिए फर्स्ट और थर्ड को लिए बीच वाला चाहिए, ठीक है, 1 0 0, ये फर्स्ट हो गया, यहाँ पर 1 1 1 हो गया, ठीक। अब मैं लास्ट वाले को लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 1 0। अब मैं क्या यहाँ पर कुछ ऐसा लिख सकता हूँ जैसे कि ए और यहाँ पर बी, जो कि ऐसा करने पर यहाँ पर मैनेज कर सके? तो देखिए अब देखिए, मतलब कि आप सोचेंगे तो पता चलेगा नहीं, अगर इसको सिस्टमेटिक ढंग से देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, ए का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए प्लस बी वाला यहाँ ए बी हो जाएगा, ए का यहाँ पर जीरो, बी का यहाँ तो बी हो जाएगा, और यहाँ ए का जीरो तो बी का वैल्यू यहाँ पर बी हो जाएगा, और ए आया 1 1 0। तो जब कंपेयर करेंगे ना तो अभी जो बी का वैल्यू आ रहा है एक दे रहा है, और नीचे वाले से बी का वैल्यू जीरो दे रहा है, तो इंप्लाई करेगा कि बी का वैल्यू जीरो भी होगा, बी का वैल्यू एक होगा, जो कि संभव नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो गया। इसलिए देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच ए बी इन फील्ड आर।
जो इसको संतुष्ट करे। ऐसा कोई ए बी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि दो की मिक्सिंग से तीसरा बन जाए। तो ऐसा एल आई में होता है। तो हमें उम्मीद है कि आप एल आई को दो एंगल से समझे होंगे, एक उसके अंदर की फीलिंग को, दूसरा मैथमेटिकली कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब देखिए दूसरा, अब हम पढ़ेंगे एल डी। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक, तो डिपेंडेंट में क्या कंसेप्ट पढ़ते हैं? डिपेंडेंट इस टाइप का कंसेप्ट होता है कि जैसे कि सपोज करिए कि हम कोई सेट यस ले रहे हैं, लेट यस बी ए सबसेट ऑफ वी ओवर आर। एलडी में क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, एक दूसरे से चीज़ें बन जाती हैं। तो जैसे कि अभी मान लीजिए कि मैं एस को यहाँ पर सच दैट इस प्रकार से मैं एफ ले रहा हूँ। खासकर मैं ले लेता हूँ आर थ्री में, आर थ्री ओवर आर ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में सहूलियत रहे। एस को मैं ले लेता हूँ वन और 1 0 0। ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2 0 0, और यहाँ ले लेता हूँ 0 1 0, और यहाँ पर 0 0 1 ले लेता हूँ। ठीक है, इस टाइप से मैं ले लिया। तो अब एलडी का कंसेप्ट है कि ये आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो आपस में डिपेंडेंट का मतलब है ना कि जो सेट है, ठीक, जो भी सेट है उसमें कम से कम दो एलिमेंट अगर आपस में डिपेंडेंट हैं, मतलब कि पहले में किसी स्केलर के मल्टीप्लाई से दूसरा बन जाए, दूसरा में किसी के मल्टीप्लाई से पहला बन जाए, कम से कम एक पेयर ऐसा है जो आपस में एक दूसरे से बन पा रहे हों, तो पूरा का पूरा सेट एलडी हो जाता है, मतलब डिपेंडेंट मान लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इस सेट में कम से कम दो पेयर ऐसे, मतलब एक पेयर ऐसा हो गया जो एक दूसरे से बनाए जा सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है पहला 1 0 0 2 0 0, इस पहले वाले में दो से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये दूसरे के बराबर हो जाएगा। लेकिन मैथमेटिकली जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है। ठीक है, मैथमेटिकली इस तरीके, देखिए मैथमेटिकली डेफिनेशन इसी से मोटिवेटेड है। देखिए कैसे, अच्छा ध्यान दीजिए। इससे मैं एक कंक्लूजन निकाल रहा हूँ जो यहाँ पर दिया हूँ, ये एल डी सेट में दिया हूँ। एल डी सेट का मतलब होता है कि ये आपस में डिपेंडेंट है। सभी डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है, एटलीस्ट टू भी डिपेंडेंट हो तो सबको डिपेंडेंट मान लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लिया यहाँ पर 1 लिखा है 1 0 0, ठीक, और फिर यहाँ पर प्लस मैं कर दूँ 2 0 0, ठीक, और तीसरे में 0 1 0, और चौथे में 0 0 1, इस टाइप से इक्वल टू यहाँ पर 0 0 0। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ 1 से, यहाँ पर 0 से, और यहाँ भी 0 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो पूरा का पूरा आप ऑब्जर्व करेंगे कि 0 0 0 आ जाएगा। क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई कर -2, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, दोनों कट के ये दोनों 0 हो जाएगा, और यहाँ मैं जानबूझ के 0 0 रखा हूँ तो इसे पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से मोटिवेट होकर के एलडी का डेफिनेशन, मैथमेटिकली एलडी का डेफिनेशन देते हैं। कैसे? कहते हैं कि सेट यस इज सेट टू बी एलडी लीनियरली डिपेंडेंट इफ, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट ए बी सी, यहाँ पर चार हैं तो मान लीजिए कि मैं ए बी सी डी लिख दिया। ठीक, रियल में फील्ड में ऐसा मिल जाए कि जब मैं ए से मल्टी, यहाँ पर लिखा जाता है कि नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरो, सभी जीरो नहीं होंगे। ए बी सी डी जो स्केलर यूज किए जाते हैं उसमें से सभी जीरो नहीं होंगे। सभी जीरो नहीं होने का मतलब एटलीस्ट एक तो नॉन जीरो रहेगा ही, कि ए के साथ पहले को कर दीजिए, ठीक है, बी के साथ दूसरे को कर दीजिए, और सी के साथ तीसरे को, ठीक, और फिर डी के साथ चौथे को कर दीजिए 0 0 1, तो फाइनली 0 0 0 हो जाए। ठीक है, मतलब कि आपको कोई सेट यस दिया हो तो उसे एलडी दिखाने के लिए आप यहाँ पर करिए क्या कि लेट कर लीजिए कि ए बी सी डी ऐसा है कि हम मल्टीप्लाई करके बराबर 0 दिखा दें। मतलब अगर पिछले हिसाब से सोचेंगे तो ऐसा सोच पाएंगे कि जैसे मैं पिछले में एलडी में मैं क्या कर रहा था, एलआई में क्या मैं कर रहा था, एलआई में एक चीज़ कर रहा था कि अगर मान लीजिए कि V1 V2 Vn, इसको अगर मैं एल आई दिखाना है तो मैं लेट करता था कि A1 V1
A2 V2 और AN VN इक्वल टू 0 लेट करे और इम्प्लाई कर दे कि ईच AI इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, ठीक है, तब क्या हो गया, LI हो गया। LD का क्या है कि उसमें भी लेट करना है, A1 V1 A2 V2 एंड AN VN इक्वल टू 0, ठीक है, और इम्प्लाई करे कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन AI जो नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, और इसको संतुष्ट करे, ठीक है। या फिर अगर इसको सीधा लिखना चाहेंगे तो कहेंगे कि सेट सेट यस इसमें से कि V1 V2 VN एलिमेंट हो, यानी एलिमेंट हो इस सेट टू बी LD, इसे LD कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट A1 A2 AN नॉट ऑल जीरो, सभी जीरो ना हो, नॉट ऑल जीरो, सच दैट इस प्रकार से मिले कि A1 अल्फा 1 या यहाँ पर V1 है, ठीक है, A1 V1 A2 V2 एंड सो ऑन AN VN इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट LD का है। तो मुख्य रूप से ध्यान दीजिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बनाना है, लेकिन एटलीस्ट एक स्केलर ऐसा हो जो कि नॉट इक्वल टू 0 हो, तब हम कह देंगे LD। और लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो और सभी के सभी अगर स्केलर 0 हो जाएं तो कहेंगे LI। बात समझ में आ गई कि नहीं?